आज की क्लास में हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सांख्यिकी के अर्थ परिभाषा को जानेंगे। तो सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है संख्याओं से संबंधित, मतलब हम इसमें संख्याओं के बारे में जानते हैं। यह अंग्रेजी भाषा स्टैटिक्स के शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है राज्य से संबंधित। सांख्यिकी स्टैटिक्स शब्द लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा तथा जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्क से बना हुआ है। इन सभी शब्दों का अर्थ है राज्य तथा राज्य के कार्यों से संबंधित। सांख्यिकी का अर्थ है आंकड़ों का अध्ययन करना, संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और व्यवस्थित करना। मतलब जो हमारे पास डेटा है उसको हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका जो हम टेब्यूलेशन करेंगे, वो सब कैसे करेंगे, ये सब के बारे में जानना है। उसका विश्लेषण, व्याख्या, व्यवस्थित। तो सांख्यिकी एक विज्ञान है जो बड़ी मात्रा में संख्यात्मक डेटा इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। आंकड़ों की सहायता से अनिश्चितता को मापा जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है और संप्रेषित किया जाता है। हमें बहुत सारे आंकड़े मिलते हैं, बहुत सारे संख्याएं मिलते हैं, हमें उसके औसत निकालना होता है, उसका केंद्रीय प्रवृत्ति जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक होता है, माध्य विचलन, मानक विचलन, ये सब हम इस सांख्यिकी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। और इनसे हम बड़े बड़े संख्याओं में जो हमें आंकड़े दिए होते हैं उन सब को हम व्यवस्थित ढंग से बना सकते हैं, उसका हम औसत निकाल सकते हैं, परिणाम निकाला जा सकता है। अब हम इसके परिभाषाओं को पढ़ेंगे। तो जो बावले महोदय थे उन्होंने अपने अनुसार सांख्यिकी को परिभाषित किया। उनके अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी को उचित रूप से मध्यमानो औसत का विज्ञान कहा जाता है। उनके अनुसार से कहा गया है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, मतलब काउंटिंग का, जिसके सहायता से हम काउंटिंग करते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं को। इनसे हम औसत एवरेज निकालना सीखते हैं। फर्ग्यूसन महोदय के अनुसार सांख्यिकी विधि तंत्र की वह शाखा है जिसका संबंध सर्वेक्षणों एवं प्रयोगों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, विवरण तथा विवेचना करना है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या संबंध संख्यात्मक विशेषताओं का वर्णन करना तथा इस विषय के संबंध में अनुमान लगाना है। सांख्यिकी वैज्ञानिक कार्यविधि की एक शाखा है। यह प्रयोग तथा सर्वे के संचालन से प्राप्त आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, वर्णन, व्याख्या करता है। इनके अनुसार कहा गया कि जब हमें कोई आंकड़े दिए जाते हैं तो हम उनका पहले कलेक्शन करते हैं, यानी कि संकलन करते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन करते हैं, जिससे हमारा कार्य आसान हो जाता है और हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। बॉडिंगटन महोदय के अनुसार सांख्यिकी अनुमानों व संभावनाओं का विज्ञान है। और देख लेते हैं कैंडल तथा बकलैंड के अनुसार सांख्यिकी प्रदत्तों के संग्रह, उनके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। मतलब कि कोई भी आंकड़े हमें दिए गए हैं उसको हम एनालाइज करके इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसका निष्कर्ष निकालते हैं। अगर हम इंग्लिश की परिभाषाओं का बात करें तो स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबल। जो हमने यहाँ कहा बस उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब हम सांख्यिकी की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसकी सबसे पहली विशेषता है, सांख्यिकी में तथ्यों की अभिव्यक्ति अंकों के रूप में की जाती है। जो हमें तथ्य दिए होते हैं हम उन्हें अंकों में व्यक्त करते हैं। मुख्यतः सांख्यिकी का प्रयोग सामूहिक अध्ययनों में होता है। इसके परिणाम औसत पर निर्भर करते हैं, ना कि व्यक्तिगत इकाई पर। मतलब कि अगर हमें कोई भी टेबल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 0 से 2 बच्चों ने 10% प्राप्त किया, 2 से 4 बच्चों ने 20% प्राप्त किया, 3 से 4 बच्चों ने 50% प्राप्त किया, तो हम एक बच्चे का नहीं लेंगे बल्कि उसका औसत निकालेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि उस समूह ने कितना औसत अपनी परिणामों में प्राप्त किया है। इसके लिए हम माध्य का उपयोग करते हैं। माध्य सबसे अच्छी इकाई होती है किसी भी औसत को निकालने के लिए। माध्य का मतलब ही होता है कि औसत को निकालना। तीसरा है तथ्यों के संबंध में आंकड़े एकत्र करते
समय शुद्धता का ध्यान रखा जाता है ताकि परिणाम शुद्ध प्राप्त हो सके। जो हमें तथ्य दिए हुए हैं उनसे संबंधित जो हम आंकड़े प्राप्त करें वो शुद्ध हो, वरना अगर वो शुद्ध ना होगा तो जो हमारा परिणाम आएगा वो गलत आएगा। यह एक प्रकार का वैज्ञानिक विधि तंत्र है। यह तथ्यों के संबंध में आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, विवरण, विश्लेषण और विवेचना में सहायक होता है। वही कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, ये सब करने में आसान होती है इसकी सहायता से। यह तथ्यों की विशेषताओं को जानने, निष्कर्ष निकालने और अनुमान लगाने में सहायक होती है। इससे हम तथ्यों के निष्कर्ष को आसानी से निकाल पाते हैं कि निष्कर्ष क्या आएगा हमारा। सांख्यिकी विधियां प्रयोग सामाजिक शोध अध्ययनों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाता है। सांख्यिकी विधियों की सहायता से शिक्षा और मनोविज्ञान में मापन यदि मूल्यांकन संबंधित अध्ययन भी किए जाते हैं। सांख्यिकी को एक विधि नहीं है बल्कि अनेक विधियों के संग्रह से संबंधित विषय है। सांख्यिकी में कोई एक विधि हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हम केंद्रीय प्रवृत्ति को पढ़ते हैं तो उसमें हम माध्य, माध्यक, बहुलक को पढ़ेंगे, फिर हम मानक, विचलन और बहुत सारे भी आगे आएंगे जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो सांख्यिकी में सिर्फ हम एक विधि को नहीं बल्कि बहुत सारे विधि को जानते हैं, जिससे हम अलग अलग तरीक़ों से किन डाटों में हमें किस चीज़ का उपयोग करना है ये भी हमें उन डाटों से समझ में आता है जब हम उन्हें आगे पढ़ेंगे। आंकड़े सदैव संख्या में ही व्यक्त किए जाते हैं और यह गणनात्मक होते हैं। जब भी हम सांख्यिकी को निकालते हैं तो हम उन्हें तथ्यों मतलब हम उन्हें वाक्य में नहीं बताते बल्कि हम अंकों में व्यक्त कर पाते हैं जिससे कि उसे समझ आए। आंकड़ों तथ्यों के समूह होते हैं। आंकड़े तथ्यों के समूह होते हैं, मतलब तथ्य को हम एक आंकड़े से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सांख्यिकी के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी कार्य कैसे करता है? तो इसका जो सबसे पहला है वो है आंकड़ों का संकलन, मतलब कि कलेक्शन ऑफ डेटा। मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में जब कोई अध्ययन करता है, किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्या का अध्ययन करता है तो उसे अध्ययन के लिए आंकड़ों का सर्वप्रथम संकलन करना आवश्यक होता है। आंकड़ों का संकलन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, मतलब कि हम जब भी कोई भी डेटा को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उन डेटा जितने भी सारे हमारे पास डेटा है उनका कलेक्शन करना पड़ता है। मतलब हमें कोई भी कार्य दिया गया तो सबसे पहले हम डेटा कलेक्शन करते हैं कि उसके संबंधित क्या क्या डेटा हो सकते हैं और हमें क्या क्या चाहिए। उसके बाद हम आंकड़ों का व्यवस्थान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करते हैं। मतलब कि आंकड़ों के संग्रह के उपरांत जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन्हें मूल आंकड़े कहते हैं। यह आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। इन आंकड़ों को सार्थक बनाने के लिए इन आंकड़ों का व्यवस्थान सांख्यिकी के द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है। मतलब जो भी हमें डेटा मिलता है तो कोई डेटा हमें जल्दी मिल पाता है, कोई फिर बाद में मिलता है। तो जब भी हम सांख्यिकी के किसी भी माध्य, माध्यक, बहुलक या कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें व्यवस्थान ऑर्गेनाइज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और जो तीसरा है वो आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों को व्यवस्थित करने के उपरांत एक समान प्रकृति वाले आंकड़ों अथवा तत्वों को एक वर्ग में रखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से डेटा एक समान है, कौन अलग प्रवृत्ति के है, कौन एक प्रवृत्ति के, कौन एक जैसा बिहेव करता है, कौन अलग जैसा बिहेव करता है। तो हम उसके उपरांत उसको वर्गीकृत करते हैं। उसके बाद आंकड़ों का सारणीकरण, टेब्यूलेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों को वर्गों में व्यवस्थित करने के बाद ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज रेखा, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से है कि हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम ऐसे रख रहे हैं या फिर ऐसे टेबल बना रहे हैं। उसके बाद है आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। आंकड़ों के विश्लेषण में केंद्रीय प्रवृत्ति, विचलन, माप, डेविएशन मेथड और यह सहसंबंध आदि से संबंधित वर्णनात्मक सांख्यिकी विधियों में से कुछ आवश्यक विधियों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं, मतलब कि डेटा का जब हमें निष्कर्ष निकालना होता है तो हम जो भी मेथड का उपयोग करते हैं
वो ये सब मेथड होते हैं। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा आता है माध्य माध्यक बहुलक, डेविएशन मेथड में आता है मानक विचलन और चतुर्थांश विचलन, ये सब। तो ये सब का हम उपयोग करते हैं। उसके बाद सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत सामान्यीकरण किया जाता है, मतलब उसको जनरलाइज किया जाता है। सातवां है सांख्यिकी आंकड़ों को गुणात्मक एवं भावात्मक रूप से प्रदान करती है। सांख्यिकी मानव के सामान्य ज्ञान के स्तर को ऊंचा बनाती है, मनुष्य के चिंतन को परिवर्तित करती है। अब हम सांख्यिकी पद के बारे में पढ़ेंगे कि सांख्यिकी में ज़्यादातर कौन कौन से पद होते हैं। तो जो सांख्यिकी में सबसे निम्न पद होते हैं ये सब होते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप्ड डेटा, जब मूल आंकड़े एक छोटे निराधार सैंपल पर प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात जो हमारा n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो लेस देन 30 हो, तो ऐसी स्थिति में वर्गीकरण करना आवश्यक नहीं समझा जाता। अवर्गीकृत आंकड़े, इसे हम समझ सकते हैं कि जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी ना दिया हो। वर्गीकृत आंकड़े, जब आंकड़े नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन 30 हो, मतलब 30 से बड़ा हो, तब इसमें हम वर्गीकरण करते हैं, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी दिया होता है। अब हम प्रसार, रेंज, तो किसी श्रेणी के प्राप्त अंकों में सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटे अंक घटाने पर जो अंतर आता है उसे हम प्रसार या विस्तार कहते हैं। तो रेंज का जो होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर हम एग्जांपल ले 4, 5, 6, 8, 9, 7, 19, अगर हम इसका प्रसार निकालें, इसका रेंज निकालें, तो जो हमारा रेंज का फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें देखना है यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 19, और जो सबसे कम है वो है 4, तो -4, तो हमारा इसका रेंज कितना आ जाएगा, 15। उसके बाद वर्गांतर या वर्ग विस्तार, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। वर्गांतर की संख्या, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जो हमारा डेटा दिया होता है उसका पहले हम रेंज इस फॉर्मूले के माध्यम से निकालते हैं। उसके बाद वर्ग विस्तार, साइज ऑफ क्लास, मतलब कि क्लास हमारा साइज कितना है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है क्लास का, +1, तो हमारा कितना वर्ग अंतराल बनेगा ये हमें मिल जाता है। उसके बाद वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, तो जो हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद वर्गांतर की वास्तविक सीमा, एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट में से 0.5 घटा देते हैं तथा अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देते हैं। वर्गांतर की वास्तविक सीमा, जब हमें वर्गांतर में जो हमारा क्लास इंटरवल दिया होता है अगर वो सतत ना हो तो उसे सतत बनाने के लिए हम उसके लोअर लिमिट में 0.5 घटाते हैं और उसके अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते हैं। अब आवृत्ति के बारे में जानेंगे। फ्रीक्वेंसी, किसी संख्या के बार बार आने की आवृत्ति को उस संख्या की आवृत्ति कहते हैं, मतलब रिपीटेशन ऑफ नंबर इन पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, संख्याओं के आवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वर्गों या समूहों में उनके प्रदर्शित करने की क्रिया को आवृत्ति वितरण कहते हैं। श्रेणियाँ, सीरीज, वर्गांतर का सुव्यवस्थित स्वरूप श्रेणियाँ कहलाती है। श्रेणियाँ दो प्रकार की होती है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, निवारक श्रेणी और समावेशी श्रेणी। तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में होता है जो हमारा एक्सक्लूसिव मतलब निवारक श्रेणी होता है। देखिए इसमें 30, 35, 25, 30, 20, 25, 10, 15 और 20, तो इसमें जो होता है ना रिपीट, ये यहाँ भी आ रहा है, ये यहाँ भी आ रहा है, ये हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज हुआ। और समावेशी श्रेणी इंक्लूसिव श्रेणी, देखिए इसमें नंबर्स का रिपीटेशन नहीं होता, इसलिए इसे हम सतत वर्गांतर नहीं कहते। और जब ऐसे आंकड़े हमें दे रखे हों तो हम इसका जब माध्य माध्यक या बहुलक निकालते हैं तो जो इनका लोअर लिमिट होता है उसमें हम 0.5 माइनस करते हैं और जो अपर लिमिट होता है उसको हम 0.5 जोड़ देते हैं, तभी जो हमारा आंसर आता है वो सही आता है।
उसके बाद आवृत्ति वितरण तालिका बनाना। हम आवृत्ति वितरण तालिका कैसे बनाते हैं? तो आवृत्ति वितरण तालिका बनाने के प्रमुख सोपान निम्न है। किसी श्रेणी में दिए गए प्राप्तांकों में से अधिकतम व न्यूनतम अंक चुनना, प्रसार सूत्र द्वारा ज्ञात करना, यदि वर्गांतर सीमा नहीं दी गई है तो स्वेच्छा से निर्धारित करना। जब हमें कोई भी टेबल दिया हुआ, ऐसे टेबल नहीं बनाया हो, तो हम मान सकते हैं कि 4 वर्गों का अंतर ले सकते हैं, 10 वर्गों का अंतर ले सकते हैं। वो हमारे टेबल पे डिपेंड कर देगा और हम पे डिपेंड करेगा। उसके बाद तालिका में वर्गांतरों को समावेशी या निवारक क्रम में लिखना तथा वर्गांतर को न्यूनतम अंक से प्रारंभ करना। हम न्यूनतम वर्ग से अंक को प्रारंभ करते हैं, या हम नीचे से प्रारंभ करें या हम ऊपर से प्रारंभ करें, लेकिन जो हमारा शुरू होगा वो सबसे न्यूनतम अंक से होगा। उसके बाद हम टेलीज बनाते हैं। टेली बनाकर आवृत्ति को ज्ञात कर लेते हैं और उनका योग करके आंकड़ों की संख्या को बराबर आना चाहिए। देखिए, हमें डेटा दिया हुआ है 18, 24, 10, 12, 20, 28, 20, 14, 18, 14, 18, ये सारा हमारा डेटा दिया हुआ है। तो अगर हम इसका बस क्लास इंटरवल ज्ञात कर लेते हैं, रेंज ज्ञात कर लेते हैं, और टेलीज फ्रीक्वेंसीज हम कैसे ज्ञात करते हैं ये सीख लेते हैं। तो सीरियल नंबर है, जो हमारा रेंज है वो है, पहले हम रेंज निकालते हैं। तो रेंज का होता है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हमारा जो रेंज आएगा वो आएगा 18, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मेरा 28 है और मिनिमम वैल्यू मेरा 10 है। तो 28 में 10 तो 18। तो नंबर ऑफ क्लास, तो रेंज मेरा 18 आया। और जो मेरा वर्गांतर हम लिए हैं अपने से, जैसे हम 10 से 12 लिए हैं, 13 से 15 लिए हैं, 16 से 18, 19 से 21, 22 से 24, हमारा जो संख्या स्टार्ट है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं सबसे छोटा जो है वो है 10 और सबसे बड़ा है हमारा 28। तो हमने 3 का वर्गांतर लिया। तो पहले हम रेंज निकालेंगे और हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम वर्गांतर कितने का ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 का लिया है, तो जो उसका फॉर्मूला था, तो रेंज बटे साइज ऑफ क्लास प्लस 1, तो 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 21 बटे 3, तो 3 सते 21। तो यहाँ पे हमारा आ गया कि हमारा जो क्लास इंटरवल बनेगा वो कितना बनेगा, तो हमारा क्लास इंटरवल 7 बनेगा। उसके बाद हम 3 का लिए हैं, तो 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 19 से 21, 22 से 24, 25 से 27, 28 से 30। तो हमने समावेशी सीरीज़ बनाए, समावेशी श्रेणी बनाए, हमने निवारक श्रेणी नहीं बनाया। उसके बाद टेली बार्स। अब हम देखेंगे कि 10 से 12 हमारा कौन कौन सी संख्याएं आई है और कितनी बार आई है। तो 10, एक तो 10 आया है, एक तो 12 आया है। उसके बाद हम देखते हैं, तो 1 और 12, तो हमारा कुल कितना आया है, तो 3 आया है। उसके बाद हम 13 से 15 इसी तरह देखेंगे, तो हमारा 4 आया। 16 से 18 देखेंगे, तो जो हमारा आया है वो 5। इसका जो होता है लिखने का तरीका, तो हम 1, 2, 3, 4 और जो हमारा 5वां होता है हम इसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद छठा से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेलीज को लिखने का ये तरीका होता है। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, जो हमें 10 से 12 कितनी संख्या मिली है, 3, 13 से 15, 16 से 15, इसी तरह। उसके बाद हम यहाँ पे सिग्मा एफ जोड़ते हैं। तो आज हमने सांख्यिकी के बारे में पढ़ा और इसके कुछ पदों के बारे में पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।